चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th। इसमें देखिए, इससे पहले तक मैंने आपको ये तो बता दिया था कि किस तरह से जो है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, है ना, जिससे कि स्टेट्स का चेंज कैसे हो रहा है टेम्परेचर के कारण। तो उसमें मैंने फिर भी थोड़ा सा मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए जब हम किसी सॉलिड को लिक्विडाइज करते हैं तो इसमें हमें हीट तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसको हीट क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हीट देने से ही एक्चुअल में सॉलिड जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में एनर्जी जाती है, तो ही उनकी वो एनर्जी, हीट एनर्जी चेंज हो जाती है इनटू अ काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर आने से उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होती है, और मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उनके बीच में स्पेस डेवलप होती है। अब ये स्पेस जब डेवलप होती है तो उसी की स्पेस के ऊपर आधारित बेस पे ही, उस पे ही बेस्ड हम डिसाइड करते हैं कि गिवन मैटर सॉलिड बनेगा, या ये सॉलिड है, या ये लिक्विड है, या ये गैसेस है। अगर वो स्पेस बहुत कम है, नेग्लिजिबल जिसे बोलते हैं, है ही नहीं स्पेस, ऑब्वियसली वो सॉलिड्स होंगे। अगर वो स्पेस उनके पार्टिकल्स में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, पहले के कंपेरिजन में थोड़ी सी बढ़ गई, तो उनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस आ गई तो वो लिक्विड बन गए। और अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस आ गई तो वो गैसेस बन गए। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है जो हम जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो वो हीट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हीट मोमबत्ती या गैस के बर्नर से ही हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या आग लगा के कर रहे हैं। ये हीट कभी डिपेंड करता है कि जो सॉलिड है वो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है कितना है। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें ये इंडिकेट करता है कि उनके फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, उसके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई होगा। यानी कि हमें उतनी ज़्यादा उसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो डैट वो उनके बीच की जो फोर्सेज हैं वो बॉन्ड जो है टूटे। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा ये तो वो लोहा वगैरह मैंने बताया था कि लोहे वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन जैसे आइस है, आइस रूम टेम्परेचर पे ही जो है मेल्ट डाउन हो जाती है, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो चलिए वापस आता हूँ मैं इसके ऊपर ही कि सॉलिड टू लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो हम मेल्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस का नाम दिया हमने मेल्टिंग। मेल्टिंग हो रही है, ठीक है ना। और अगर हम लिक्विड जैसे पानी लिया, पानी को बर्फ बना लिया, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो हम फ्रीज कर रहे हैं, फ्रीजर में डाल रहे हैं, तो फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करती है, ठीक है ना। लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग करती है। इसी तरह से अगर हम लिक्विड से, यानी कि पानी, लिक्विड बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, पानी। यहाँ पर आप सॉलिड के लिए आइस बोल लीजिए, याद करने के लिए आइस है। यहाँ पे आप वाटर बोल लीजिए लिक्विड फॉर्म के लिए, और यहाँ पे आप स्टीम बोल दीजिए, ठीक है, गैसेस फॉर्म के लिए। तो लिक्विड से गैस बनाना है अगर हमें, यानी कि पानी से अगर हमें स्टीम बनानी है, तो बट ऑब्वियस हम उसे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो पानी के पार्टिकल्स के अंदर और हीट एनर्जी आएगी, जिसके अंदर उनके अंदर और काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के कारण वो फिर पहले तो हिलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पानी है, देखना पानी को आप ऑब्जर्व करो, पानी जब गर्म कर रहे हैं तो कंटेनर के अंदर पानी पहले तो कुछ नहीं होगा, पहले आइस पार्टिकल्स ऊपर उठेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको दिखेगा कि वो पानी हिलना शुरू हो गया है, यानी कि उसके पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ रही है। फिर वो उबलना शुरू हो जाएगा बहुत तेज़ी से, और ज़्यादा तेज़ी काइनेटिक एनर्जी की। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें स्टीम बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि वो निकलना शुरू कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा आती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड से हमने उसको किया तो डेट इज कॉल्ड लिक्विड टू गैसेस में बॉइलिंग की है, हमने बॉयल कर रहे हैं इसको, बॉइलिंग, ठीक है। और अगर हमें गैस टू लिक्विड, जैसे अभी आपने उसके ऊपर ढक्कन रख दिया, किसी पानी को गर्म कर रहे थे बर्तन को, उसके बाद पानी के ऊपर, ढक्कन के ऊपर हमने अपने ढक्कन रख दिया, कैप रख दिया। तो लिड रखने पर क्या हुआ, थोड़े उसको गैस को बंद कर दिया, पानी ठंडा होना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद देखा तो जब हमने उसका लिड उठाया, ढक्कन उठाया, तो कवर जो उसके अंदर पानी था, पानी गिरेगा उसमें से। कई बार जो है सब्जी की मम्मी अगर कोई कढ़ाई वगैरह कढ़ाई में सब्जी बना रही है तो उसके ऊपर बाद में बनाने का ढक दिया, तो ढके हुए के ऊपर ठंडी होने के बाद जब आप उठाते हैं
प्लेट को, तो उसमें से पानी गिरता है। तो वो पानी इसलिए गिरता है क्योंकि जो स्टीम थी ना गैसेस फॉर्म में, वो प्लेट ठंडी होनी शुरू हो गई क्योंकि आपने गैस तो बंद कर दिया, तो वो गर्म ठंडा होने के कारण ना पानी जो स्टीम था वो दोबारा से कंडेंस होना शुरू हो गया। कंडेंस होते ही वो पानी बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बोल दिया हमने कंडेंसेशन। तो गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन। अब एक नया प्रश्न बताता हूँ, नया, ये हमने यहाँ पे तो मैंने बता दिया था आपको, लेकिन सॉलिड टू गैस या गैस टू सॉलिड का नहीं बताया था। देखिए पहली बात तो सॉलिड टू गैस का इतनी जल्दी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलते रियल लाइफ में, बहुत कम है एग्जाम्पल, है ऐसा नहीं है। तो पहले तो बताता हूँ इसका प्रोसेस का नाम क्या है। प्रोसेस का नाम होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेट हो जाना, सब्लिमेशन, चाहे वो सॉलिड टू गैस है चाहे गैस टू सॉलिड, पहली बात। दूसरी बात, सॉलिड टू गैस का एग्जाम्पल मिल जाते हैं एक दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन बॉल्स। नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना डायरेक्ट सॉलिड होती हैं, वो वाइट रंग की बॉल्स होती हैं जो जनरली अभी आपकी मम्मी ने जो है घर के अंदर जब कपड़े गर्म कपड़े जो हैं वो जब उन्होंने पैक किए होंगे तो उसके अंदर उन्होंने धो धा के सुखाकर, तो उसके अंदर उन्होंने एक दो नेफ्थलीन बॉल्स भी डाल दी होंगी, जनरली डालते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो एक्चुअल में सॉलिड होती हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट सर्दियाँ जब आएंगी तब निकालेंगे तो वो बॉल्स आपको दिखाई नहीं देंगी, बहुत शायद दिखाई दें तो बहुत छोटी छोटी सी हों। क्यों, कहाँ गई वो एक्चुअल में सब्लिमेट हो जाती हैं, सॉलिड टू गैसेस बन जाती हैं। तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो नेफ्थलीन बॉल्स का एक एग्जांपल बहुत बढ़िया है, एक कैम्फर है, कपूर भी बोलते हैं, इसको हिंदी में कपूर भी बोलते हैं, पूजा में बहुत यूज होता है, टिक्की छोटी छोटी सी पीसेस आते हैं क्या कपूर की। तो ये कपूर वाला ऋषि कपूर या वो वाले कपूर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कैम्फर की। कपूर जो है ये हिंदी में कपूर ही बोला जाता है इसको, ठीक है, पूजा में बहुत यूज होता है, वाइट रंग का होता है। तो इसको भी अगर आप छोड़ दोगे तो ये डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बनेगा, इसके बीच की इंटरमीडिएटरी स्टेट नहीं मिलती, इसलिए ये सब्लिमेट हो जाता है। फिर एक एग्जांपल अगर है डेट टू गैस टू सॉलिड का, अगर आपसे कोई पूछ ले गैस टू सॉलिड का हो तो वो इतनी जल्दी नहीं मिलता है, तो वो है ड्राई आइस। जो ड्राई आइस है ना वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो CO2 होता है। CO2 गैस है, गैस को हम CO2 गैस को जो है सब्लिमेट कर लेते हैं इनटू अ ड्राई आइस, सॉलिड हो जाती है ड्राई आइस। आपको बताऊं कई जगह पर जहाँ पर कागज़ वगैरह से आइसक्रीम वगैरह पैक करनी है, पैक करके भेजनी है, तो वहाँ पर आप जो है कई जगह पर मैंने देखा है कि वो ड्राई आइस यूज़ करते हैं। तो आइसक्रीम को पैक कर दिया लिफाफे में और कोई पॉलिथीन तो बैंड है, तो अब उसको किसमें करेंगे पैक तो करना पड़ेगा हमको कागज़ में ही। तो कागज़ में अगर हमने आइस डाल दी तो पिघलेगा, तो आइस पिघलेगी तो पानी बनेगी तो वो तो कागज़ तो गल जाएगा। पता लगा आपने कागज़ ऊपर से पकड़ रखा है, नीचे से आपकी आइसक्रीम गिर गई। क्यों? क्योंकि आपका जो कागज़ था वो गल गया था आइस के कारण, क्योंकि आइस पिघल रही थी। तो बेसिकली ऐसा ना हो तो उसके लिए वहाँ पे क्या करते हैं, ड्राई आइस डाल देते हैं। ड्राई आइस डालने से क्या होता है कि वो आइस ठंडा रखती है, आइस है ठंडी है, वो बिल्कुल आइस की तरह ठंडी होती है, देखने में वैसी सी होती है ऑलमोस्ट, लेकिन वो जब हीट ले रही होती है, क्योंकि आप लेके घूम रहे हैं तो अब हर जगह एयर कंडीशनर है नहीं, तो आइस जो है ड्राई आइस तो हीट तो लेगी। जब वो हीट लेती है ना तो वो ड्राई आइस गैस में होती है इनटू गैस, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस। तो इससे क्या होता है फ़ायदा कि वो कागज़ गलता नहीं है, जो कागज़ हमने ब्राउन रंग का कागज़ है जिसमें हमने लिफाफे में डाल रखा है तो वो गलेगा नहीं, तो लेकिन आइसक्रीम ठंडी रहेगी। तो ये जो है ना सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, सॉलिड टू डायरेक्ट गैस बन जाना। तो ड्राई आइस में ये हो जाता है, तो हम ड्राई आइस बनाते हैं CO2 गैस से, CO2 को ठंडा कर देते हैं तो वो ड्राई आइस बन जाती है। तो ये एक एग्जांपल है गैस टू सॉलिड में चेंज करने का। अब मैं आपको नेक्स्ट जो लेके जा रहा हूँ इसके अंदर वो है एक सब टॉपिक आ गया इसके अंदर टेम्परेचर वाले के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट के बारे में। तो प्लीज़ इसको आप पॉज कीजिए, फिर मैं लेटेंट हीट के बारे में पहले बताऊंगा कि लेटेंट हीट क्या चीज़ होती है और वो किस तरह से क्या काम कर रही है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा बताऊंगा आपको मैं। तो प्लीज़ इसको पॉज कीजिए, नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर लेटेंट हीट का टॉपिक आ रहा है। तो देखिए लेटेंट का मतलब क्या है, पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि लेटेंट का मतलब क्या है। तो लिटरेचर में इसका वैसे मीनिंग ढूंढेंगे छुपा हुआ बोलते हैं, हिडन।
मतलब ऐसे हीट जो छुपी हुई हीट हो, लेटेंट हीट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लेटेंट हीट की अगर मैं जस्ट एक छोटी सी डेफिनेशन बोलूँ तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो हम किसी भी सब्सटेंस को जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, देते हैं उसको, तो वो ना उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करती है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि दिल्ली टू यूपी, यूपी टू दिल्ली। स्टेट का मतलब है कि अगर वो सॉलिड स्टेट है तो वो लिक्विड में जाएगी, लिक्विड है तो गैस में जाएगी, ये गैस है तो फिर वापस लिक्विड आ सकती है, लिक्विड से वापस सॉलिड भी बनती है, मतलब वैसा वर्षा है यही। तो लेकिन जब हम ना एक्चुअल में क्या है कि चलो पहले मैं आपको एक रास्ता ही दिखाऊंगा, एक डायरेक्शन दिखाऊंगा कि भाई जहाँ पे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बनानी हो तो वहाँ पर हम ये हीट प्रोवाइड करते हैं, देते हैं इसके अंदर। तो उससे उस दौरान एक बात है अपना, जो मैं मेन बात बताने वाला हूँ आपको, उस दौरान जिस समय किसी भी मैटर की स्टेट चेंज हो रही होती है ना, तो ध्यान रखना उस टाइम पर ना उसका टेम्परेचर में राइज नहीं हो रहा होता। तो टेम्परेचर में राइज ना होने के कारण स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन स्टेट मतलब वो सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड बन रही है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर नाप रहे हैं तो जो सॉलिड का टेम्परेचर था वही टेम्परेचर आपको उसमें मिल रहा है जब वो स्टेट चेंज हो रही थी, लिक्विड बन रही थी, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर भी वही आ रहा है। अब ये जो हीट तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, तो वो हीट जा कहाँ रही है, तो वो हीट हम नाप नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्मामीटर एक डिवाइस है हमारे पास जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, तो वो एक्ट में डिटेक्ट नहीं कर रही इस हीट को। हीट जबकि जा रही है, हम देख रहे हैं गैस बर्नर भी जला हुआ है, तो वो हीट कहीं कहाँ, तो वो हीट क्योंकि छुप गई, फिलहाल अभी आपको मैं समझाऊंगा वो कहाँ गई, बट फिलहाल तो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर को नापने की सेंस करने वाली जो डिवाइस है वो तो थर्मामीटर था, थर्मामीटर में आ नहीं रही वो, तो फिर कहाँ गई, तो इसलिए हमने उसका नाम दे दिया लेटेंट हीट। तो इट इज अ एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखिए आपके पास जो है कंटेनर में आइस है, ये कंटेनर है आपके पास एक, और उसके अंदर आपने ये इस तरह के आइस क्यूब्स रखी है, ठीक है, ये आइस क्यूब्स रखे हैं आपने, ठीक है, और आपने यहाँ पर ये लगा दिया क्या, थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या होता है बता दूँ, थर्मामीटर बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी इसकी एक कहानी है। थर्मामीटर जो होता है ना वो एक ट्यूब होती है, कैलिब्रेटेड ट्यूब होती है, स्केल्ड है, स्केल कर रखा है उसको, मैं कैलिब्रेशन कर रखी है उसकी। इसके अंदर एक बल्ब जो होता है, बल्ब के अंदर एक मरकरी नाम का एक जो है मेटल डाला होता है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। अब वो बहुत पतली ट्यूब होती है। अब जब ये मरकरी को टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो मरकरी का एक्सपैंड करता है, क्योंकि जब वो हीट करेगा तो एक्सपैंड करेगा। तो अब यहाँ पर आपने क्यूब के साथ टच करा दिया थर्मामीटर को, तो थर्मामीटर पे देखो ध्यान रखना इस बात को, जब हम आइस लेकर आते हैं ना फ्रिज में से, तो फ्रिज में से जो आइस आती है, आइस क्यूब्स निकाल के रखते हैं, तो उस टाइम पर 0 से कम ही होता है टेम्परेचर, मतलब 4-5 डिग्री माइनस का लेके चलती है, माइनस में होता है, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसका टेम्परेचर होता है। उसको आपने हीट प्रोवाइड की, इसको हीट दी, यानी कि आप जब हीट दे रहे हैं ना, तो इसका ना थर्मामीटर में जब हमने इसको हीट दी, तो थर्मामीटर में ना इसके -5 डिग्री से 0 डिग्री तक जाने के टाइम का इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर इसमें दिखाई देगा कि बढ़ रहा है, कितना, -5 से -4, -3, -2, -1,
0। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, जब आपने ध्यान ये देखा तो टेम्परेचर -5 से किस पे आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये हीट प्रोवाइड हुई है यहाँ पर, बट नो चेंज। ये भी आइस ही है, अभी भी आइस है, ये सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड थी, ये भी सॉलिड है। नो चेंज इन स्टेट, स्टेट में कोई चेंज नहीं है, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है ना किसी सब्सटेंस का, ध्यान रखना, तब स्टेट चेंज नहीं होती। यहाँ पर हमें हीट दिखाई दे रही है भाई, यहाँ पे -5 था तो -5 से हीट और बढ़ी तो वो -4 पे चला गया, -4 से और हीट प्रोवाइड की तो -3 पे आ गया, फिर -2 पे, फिर -1 पे और 0 तक आ गया। तो 0 -5 से बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा टेम्परेचर आता है, मतलब ज़्यादा हीट आ गई इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें दिखाई दिया भाई हीट गई, हीट यहाँ पे दिखाई दे रही है इसके अंदर। फिर हमने 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस को फर्दर हीट प्रोवाइड की, फर्दर, ठीक है, हीट फिर आ रही है, हीट, ये हीट दे रहे हैं उसको। ये हीट जब जा रही है ना, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, और यहाँ पर अब ये आइस ना होकर ये क्या बनना शुरू हो गया, वाटर। अब देख रहे हैं आइस से वाटर बनना शुरू हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और उसको हीट दी हमने, तो ये क्या हो रहा है, हीट देने पर ये चेंज इन स्टेट हुआ, ये क्या हो गया, लिक्विड, जबकि ये क्या था, सॉलिड। अब यहाँ पर आपको बताऊं, ये वाटर बन चुका है, ये आइस थी, ये वाटर बन गया है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर नापेंगे ना, टेम्परेचर 0 डिग्री आएगा। यानी कि जो आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री, और वही टेम्परेचर उससे जो पानी बन रहा है उसका भी है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन डेवलप हो रही है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही आपको सॉलिड आइस दिखाई दे रही है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 0 डिग्री उस पर भी वो हीट हमें दिखाई देगी। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि भाई अगर हम टेम्परेचर की तरफ देखें तो सिर्फ और सिर्फ थर्मोमीटर, नीचे ना देखें, बर्नर को नहीं देखकर, बर्नर तो जल रहा है लेकिन बर्नर को ना देखकर हमने सिर्फ इसको देखना है, थर्मोमीटर को। तो थर्मोमीटर तो कह रहा है भैया कोई हीट ही नहीं आई, क्यों, क्योंकि आइस में भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है, और जब आइस सारी पिघल गई और पिघल कर सारा पानी बन गया, तो उस पानी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही है। तो यहाँ से आपने नोटिस किया स्टेट चेंज हुई, आइस टू वाटर, बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर ये जो हीट हमने प्रोवाइड की वो कहाँ गई, वो चुप गई, इसलिए इसको नाम दिया लेटेंट हीट। बट क्योंकि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, और आपको याद हो सॉलिड से जब लिक्विड बनता है, जब मेल्टिंग होती है, तो उसे उसको हम फ्यूजन भी बोलते हैं, मैंने वो भी आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये एक्चुअली में फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग बोली या फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन। तो क्योंकि हमने इस फ्यूजन के प्रोसेस को के लिए जो हीट प्रोवाइड की, उस हीट को हमने बोला हीट ऑफ फ्यूजन। वही हीट ऑफ फ्यूजन हुई ना, वो फ्यूजन के लिए हीट प्रोवाइड हुई, बट ये हीट हमें दिखाई तो दी नहीं, इसलिए लेटेंट बोल दिया यार। दिखाई दी नहीं मतलब क्योंकि भाई हम टेम्परेचर नापने के लिए हमने लगा रखा है वहाँ पे थर्मामीटर, बट थर्मामीटर में तो कहीं तो भैया कुछ आ ही नहीं रहा, तो हमने बोल दिया कि भाई ये हीट से फ्यूजन हो रहा है, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, बट ये हीट हमें दिखाई नहीं दे रही टेम्परेचर में, कहीं पे राइज नहीं हो रहा। टेम्परेचर आइस का भी 0 डिग्री था, आइस से बने हुए पानी को भी, पानी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही सेल्सियस था। तो हमने बोला भाई ये छुपी हुई हीट है, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। तो कह रहे हिडन, तो थोड़ा सा साइंस पढ़ रहे हैं यार, लिटरेचर तो पढ़ नहीं रहे, तो साइंस की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं। हिडन ना बोलकर उन्होंने बोला लेटेंट है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये वो हीट है जो छुपी हुई हीट है। अभी इस हीट, ये हीट मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगा आपको ये कहाँ पर जा रही है एक्चुअली में, लेकिन फिलहाल आप इस कंसेप्ट को समझो। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो प्लीज इसको अभी आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन बताता हूँ क्या होती है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लीजिए स्टूडेंट्स,
यहाँ पर अभी मैंने आपको लेटेंट ये फ्यूजन के बताया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? देखिए सिंपल जो मैंने यहाँ पे प्रोसेस समझाया है ना, इसी को ही मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। क्योंकि हमने ये आइस सॉलिड है, सॉलिड से, और ये वाटर है, वाटर लिक्विड है। सॉलिड से हमने लिक्विड बनाया है, उसके लिए जो हमें कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया, और क्योंकि इस प्रोसेस से फ्यूजन हुआ है, इस हीट से फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और लेकिन हम इस हीट को कैलकुलेट नहीं कर पाए, कहीं पे हमने उसको देख नहीं पाए कि भाई ये हीट से टेम्परेचर में कोई चेंज आया कि नहीं आया, क्योंकि वो आया ही नहीं टेम्परेचर में कोई चेंज। तो इसलिए हमने इसका नाम रख दिया हिडन हीट या फ्यूजन हीट, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको डेफिनेशन वाइज बात करें तो इन्होंने एक स्पेसिफाइड एक डेफिनेशन है इसकी कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जो हीट जो प्रोवाइड कर रही है जिससे कि सॉलिड से लिक्विड बन रहे हैं, फ्यूजन हो रहा है, तो वो लेटेंट हीट है, छुपी हुई हीट है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड में ही होता है फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड बनना, यही फ्यूजन होता है। तो ऑफ ए सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये एक ऐसा लेटेंट फ्यूजन ऑफ सॉलिड जो है एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट है in joules required to convert 1 kg of solid to liquid, 1 kg of liquid ही बनना है without any change in temperature। किसी भी टेम्परेचर चेंज किए बिना ही हम 1 किलो सॉलिड को 1 किलो लिक्विड में चेंज कर लें, तो उस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसी अमाउंट ऑफ हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर मैं बोलूँ लेटेंट हीट ऑफ आइस, मैं आइस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वो होती है 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। यानी कि अगर आप 1 किलो बर्फ लेते हैं, 1 किलो सॉलिड, 1 किलो बर्फ लेते हैं और उसको लिक्विड में चेंज कर लेते हैं, तो लिक्विड में चेंज करने के दौरान मतलब जब आपने 1 किलो आइस ली, उसको 1 किलो लिक्विड में चेंज कर लिया हीट प्रोवाइड करके, बट वो हीट से उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तो उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट, ये बात तो क्लियर हुई? मतलब मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि 1 किलो सॉलिड, अब वो सॉलिड कोई भी होता है, यहाँ पे मैंने आइस ले लिया, तो आइस के हिसाब से मैंने बताया कि आइस को मेल्ट करने के लिए, अगर आइस 1 किलो आइस है उसको मेल्ट करना है और लिक्विड में चेंज करना है, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। 1 किलो बर्फ को पानी में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट अगर आपको चाहिए जिससे कि उसका टेम्परेचर राइज ना हो, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होगा वो होगा 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसको मैं बताया था ताकि इसको दिखाई दे आपको। इसके बाद फर्दर आपने पानी को हीट देनी शुरू की। अब जब आप इसको फर्दर हीट दे रहे हैं तो ये हीट से क्या हो रहा है, आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने ये 1 किलो ही लिया हुआ था, 1 किलो आइस थी, 1 किलो आइस से 1 किलो पानी बन गया। अब 1 किलो पानी को आपने फर्दर हीट प्रोवाइड करनी शुरू की, तो आपने नोटिस किया कि 0 डिग्री से 10 डिग्री पे आ गया। 10 डिग्री पे आया, आपने टेम्परेचर उसमें थर्मोमीटर में आ रहा था, थर्मोमीटर के अंदर ये कंटेनर जो है आपका, इस कंटेनर में अब पानी है, 1 किलो पानी है, और ये आपने लगाया हुआ है थर्मामीटर इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो है टेम्परेचराइज कर रहा है, तो 10 डिग्री पे जब आया तो आपने फिर पानी को कैलकुलेट किया, उसका भार लिया, उसका मास कैलकुलेट किया, आपका लगा वही 1 kg था। फिर आपने फिर गर्म करना शुरू कर दिया उसको फर्दर, फिर वो 10 से 50 डिग्री पे आ गया, 50 डिग्री पे थर्मोमीटर दिख रहा है, फिर आपने उसको उतारा बर्नर से, फिर आपने उसको वेट किया उसका, तब भी वो 1 kg आ रहा है। फिर आपने 80 डिग्री पे ले गया, चलो 80 डिग्री सेल्सियस पे जब आ गया टेम्परेचर उसका, तो अभी भी लिक्विड है, और आपने उसको फिर उसका वेट किया, अभी भी वो 1 kg आ रहा है। 90 डिग्री पे भी वो 1 kg आ रहा था, 99 डिग्री पे भी आपने नापा लास्ट, तब भी 1 kg है। फिर आ गया वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक लास्ट टेम्परेचर आया, फिर आप 100 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर आते ही
यहाँ पर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर था, यानी कि लिक्विड था। तो आप देख रहे हैं जब आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड फ्रॉम 0 to 100। लेकिन 0 डिग्री पे पानी कितना था, लिक्विड, और 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये लिक्विड ही है। यानी कि क्या हुआ, जब एक्चुअल में जब टेम्परेचर राइज करता है, जब टेम्परेचर राइज करता है, जो पहले ही वही सेम सीन था, जब -5 से 0 डिग्री पे आया, टेम्परेचर राइज किया, स्टेट चेंज नहीं हुई। स्टेट जब चेंज हो रही थी तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा था। यहाँ पर फिर दोबारा से टेम्परेचर राइज कर रहा है तो स्टेट वही है, सेम लिक्विड लिक्विड। अब आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी आ गया, फर्दर आपने हीट प्रोवाइड करनी शुरू की, तो अब क्या हुआ इस कंटेनर के अंदर, ठीक है ना। इस कंटेनर में क्या हुआ, पानी था बट वो पानी की क्या बनी शुरू हो गई, स्टीम, स्टीम बनी शुरू हो गई। जब आपने स्टीम का टेम्परेचर कैलकुलेट किया ना, वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। यहाँ पर आपने हीट प्रोवाइड कर रहा है, हीट लेकिन दिख नहीं रही थर्मामीटर में, थर्मामीटर में आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम का टेम्परेचर भी, ठीक है जी, स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, तो वो हीट कहाँ आ गई, वो हीट रिटेंट हो गई। इस प्रोसेस में वाटर से, लिक्विड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। लिक्विड टू गैस बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, वेपर्स बन रहे हैं। तो ये जो हीट है, इस हीट से क्या हो रहा है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही तो देखा जाए तो, ये जो आपने हीट प्रोवाइड की जिससे वेपर बन रहे हैं, तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। तो ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, बट ये हीट हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थर्मामीटर में, तो हम कह रहे हैं ये हिडन हीट है। तो हिडन का मतलब लेटेंट, तो इस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब ऐसी हीट जिससे कि लिक्विड्स गैसेस में चेंज हो जाए, बट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। बात वही आ रही है, देखो। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑफ किसका होगा, ऑब्वियसली लिक्विड्स का होगा। Latent heat of evaporation is of liquids is the amount of heat in joules required to convert 1 kg of liquid to gases without any change in temperature. तो 1 kg of ले लीजिए, 1 kg ले लीजिए, या आप 1 किलोग्राम ही बोलते हैं, कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू जो है टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए, टू गैस के उसमें चेंज करने के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, इसको अगर मैं पूरा बोलूँ तो वेपर्स में, ठीक है, वेपर्स, वेपर्स बोलिए, लिक्विड टू वेपर्स बोलिए, लिक्विड टू गैसेस बोलिए, लिक्विड टू वेपर्स बोल दीजिएगा, बेटर रहेगा। तो ये बेटर है। The latent heat of vaporization of liquids is the amount of heat in joules required to convert 1 kg of liquid to vapors without any change in temperature. ये हीट जो हमने प्रोवाइड की, इसको पानी को, 1 किलो पानी को जो 100 डिग्री पे था, उससे वो स्टीम पे आ गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इस पे मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, स्टीम का टेम्परेचर भी उतना ही है। तो उस हीट को, क्योंकि उस हीट से वो वाटर से, लिक्विड से वेपर्स में बन रहा है, तो उसको बोला गया हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बट इस हीट को हम कैलकुलेट तो कर नहीं पाए, कहीं दिख तो रही नहीं है हमें, स्टीम में भी उतनी आ रही है 100 डिग्री, पानी में भी उतनी 100 डिग्री, तो हमने बोलिए यार ये लेटेंट एचपी हीट है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ अगर मैं बोलूँ वाटर, तो वो है 22.5, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ vaporization of water is equal to 22.5 है,
22.5 होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इंटू 10⁵ जूल्स पर केजी। ठीक है जी। तो ये तो हुआ इसका लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन का कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ इसको पॉज कीजिएगा और नोट डाउन करिएगा। मैं इसके बारे में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हीट एक्चुअल में जाती कहाँ है। ठीक है, लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने एक्चुअल में कोई गांधी जी के चश्मे नहीं बनाए हुए, ये मैंने एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, ज़्यादा नहीं, समझाने के लिए। बेसिकली क्या होता है, जब ये पानी है, किस पे है जी, ये पानी है रूम टेम्परेचर पे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर का मतलब है अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस से लेते हैं। तो आप इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, समझने के लिए कि इसके अंदर ना ये जो लाल रंग का मैं इस टाइम पे जो इसके चारों तरफ बना रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा कोई होता ओरिजिनली ऐसा नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इसका ऐसे लेके चलो कि क्योंकि जब हमने थर्मामीटर लगाते हैं पानी के अंदर, क्योंकि हमें कहाँ से पता लगता है ये 22 डिग्री है। बेसिकली हमने टैप वाटर लिया, टैप वाटर को ग्लास में डाला और उसके अंदर थर्मामीटर लगा दिया। अब थर्मामीटर में क्या होता है, बल्ब लगा होता है, वो बल्ब सा जो होता है उसमें कैलिब्रेटेड होता है, तो वो बल्ब जब अंदर जाता है पानी के, तो उसके कारण उसके अंदर जो हीट होती है ना, वो हीट एक्चुअल में उसके अंदर जो मरकरी होता है उसको एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड करने पर वो बढ़ता है और बढ़ने पर हमें वो दिख जाता है कि भाई यहाँ पर इसका टेम्परेचर वो 22 डिग्री है। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो एक्चुअल में क्या है, जब हम टैप वाटर निकालते हैं तो ऑलरेडी पानी के मॉलिक्यूल में थोड़ी हीट होती है। तो ये मैंने लाल रंग जो दिखाया है ना आपको, ये लाल रंग उस हीट को दिखाया कि जो रूम टेम्परेचर पे पानी के अंदर ऑलरेडी हीट थी, लेकिन ये हीट इसकी सरफेस के ऊपर, वो भी पूरी तरह सरफेस नहीं होता भाई, और पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, उनके बीच में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, तभी तो वो पानी है, वरना गैस नहीं रहता। तो यानी कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में। तो वो वाटर मॉलिक्यूल बोलिए या वाटर पार्टिकल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है ना, तो उनके बीच में कुछ एक बॉन्ड है, ये बॉन्डिंग मैंने ये दिखा रखी है। ठीक है जी। अब हमने क्या किया, हमने हीट का भाई 2 मोमबत्तियाँ ली और वो हमने हीट प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। ठीक है ना, ये हीट आ गई। तो जब हीट जानी शुरू हुई तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया, मतलब 22 डिग्री से थोड़ी देर के बाद वो 50 डिग्री पे आ गया। 50 डिग्री सेल्सियस को मैं कुछ ऐसा शो कर देना चाहूँगा, ये हीट आ गई इसके अंदर और बढ़ गई, लेकिन ये हीट कहाँ है, सरफेस पे है ना, हमने और हीट प्रोवाइड कर दी। अब वो आ गया जी 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन अभी भी क्या है, ये अभी भी ये जो है क्या हो रहा है, ये अभी भी लिक्विड ही है, अपनी इसने कोई स्टेट चेंज की नहीं। क्योंकि लिक्विड क्यों है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो वैसे ही है जैसे 22 डिग्री पे था, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड तो वहीं पे उसको बांधे रखा हुआ है, उसने तो वो बॉन्ड तो हिला ही नहीं। तो हीट बढ़ती जा रही है, हीट कहाँ बढ़ रही है, सरफेस पे बढ़ रही है, और सरफेस को टच कर रहा है कौन, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर पे वो हीट आती जा रही है कि भैया ये बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर इसका, क्योंकि सरफेस पे आ रही है ना वो, तो आपने और हीट प्रोवाइड कर दी। तो ये पहुंच गया भाई साहब 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचेगा तो हम आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ये इसने पूरी तरह से इसके जितनी इस पे हीट आ सकती थी इसके सरफेस पे वो आ गई। ये लाल रंग उस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है ना, मैं आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्या है। तो इसको कंसेप्चुअल लेवल पे समझना कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर का मतलब है कि अब इसके ऊपर और हीट नहीं आ सकती, क्योंकि इसने पूरी मॉलिक्यूल को कवर कर लिया हीट में। ठीक है, और उस हीट को थर्मामीटर ने दिखा दिया भाई 100 डिग्री पे आ गई। अब अगर आपने फर्दर हीट प्रोवाइड की तो वो हीट इनमें तो जाएगी नहीं, तो वो कहाँ जाएगी, वो हीट जाएगी इधर की ओर। किधर, ये जो बॉन्ड है, ये देख रहे हैं ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड की तरफ ये चल पड़ेगी, क्योंकि इधर तो जा नहीं पा रही है। तो ये हीट कहाँ पहुंच रही है, यहाँ पहुंच रही है। तो इससे क्या हो रहा है, अब ये सरफेस पे तो गई नहीं, तो सरफेस का टेम्परेचर बढ़ ही रहेगा, वो बढ़ नहीं रहा वो।
लेकिन क्या हो रहा है, इस हीट से ये बॉन्ड टूट रहा है। जब बॉन्ड टूट रहा है तो एकदम से बॉन्ड टूटते ही ये भाई साहब ऊपर की ओर भागते हैं, ये इधर को भागता है, ये भाग रहा है। अब भागते हुए क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड था वो गया टूट, इस हीट से बॉन्ड गया टूट, और ये मॉलिक्यूल्स के अंदर हीट जो थी उसके कारण से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो थी पहले से वो तो बंधे हुए थे। सिर्फ ध्यान रहे इस हीट के कारण इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं आती है। काइनेटिक एनर्जी जो हीट एनर्जी पहले से प्रोवाइड थी उसके कारण से आई है, जो 100 डिग्री तक लेके गया इसको, उसके कारण से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आई है। काइनेटिक एनर्जी इस हीट के कारण नहीं आई, ये हीट ने इसको एक्चुअली में बॉन्ड को तोड़ा। जब ये तोड़ा तो ये इसके एकदम से ये भागे, जब ये भागे तो इनके डिस्टेंस और बढ़ गया। जब डिस्टेंस और बढ़ गया तो जब डिस्टेंस इनका मॉलिक्यूल्स का इतना ज़्यादा हो गया तो ये गैस बन गए, और गैस यानी स्टीम। अब स्टीम के ऊपर भी जब थर्मोमीटर तो वहीं पे है, स्टीम भी, तो स्टीम पे जब हमने थर्मोमीटर लगाया तो वहाँ पे भी वो जब मॉलिक्यूल टकराए तो उसने कैलकुलेट किया, वहाँ भी 100 डिग्री दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे तो 100 डिग्री आ रहा है। तो अब वो हीट कहाँ गई? वो हीट जो छुपी हुई हीट थी जो हमने प्रोवाइड की थी वो कहाँ गई? वो एक्चुअली बॉन्ड को तोड़ने में आई है। अब बॉन्ड को तोड़ने वाली हीट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो बॉन्ड टूटने में चली गई, लग गई, निकल गई उधर। तो इसलिए जो है, और वो थोड़ी बहुत हीट जो है क्योंकि भाग रहा है तो उसके सरफेस के ऊपर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट वो टेम्परेचर को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। थोड़ा बहुत आप यही बोल सकते हो कंसेप्चुअल लेवल पे समझने के लिए कि जो थोड़ी बहुत हीट इसके अंदर भी आती है मॉलिक्यूल के, क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट अभी आने वाला है वो आपको बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट में क्या है। उसमें ना ये पूछते हैं, कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि यार 100 डिग्री पर वाटर जो होता है ना, बॉइलिंग वाटर, वो अगर आपके एक हाथ पे गिर जाए वो लेस सीवियर बर्न करेगा एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम को। अगर आपको उतना ही अमाउंट ऑफ, जैसे 1 लीटर मान लीजिए 1 लीटर पानी आपने बोलता हुआ आपने एक हाथ डाल दिया लेफ्ट हैंड पे, उससे बर्न होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे। फिर आपने 1 लीटर सीधे हाथ पे डाल दिया, उससे भी बर्न होंगे। बट जो सीधे हाथ पे जो आपने स्टीम डाली है ना, स्टीम डाली है 100 डिग्री सेल्सियस पे, नॉट वाटर, स्टीम राइट हैंड पे, तो उससे एक्चुअल में ज़्यादा सीवियर बर्न हो जाएंगे एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है। तो क्यों? तो आपने बोलना है कि दैट स्टीम इज हैविंग अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, आप कहेंगे सर वो लेटेंट तो है ही, तो बॉन्ड टूटने में गई थी, फिर वो उसमें कैसे घुस गई ज़्यादा, उसने सीवियर बर्न कैसे कर दी? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि थोड़ी बहुत हीट इसके अंदर भी जाती है। अब अंदर तो थर्मामीटर जा नहीं सकता, तो वो हीट अंदर भी है, तो वो हीट ओवरऑल ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इसलिए वो स्टीम जो थी, इसलिए हमने स्टीम इंजन भी बनाए थे, वरना बॉइलिंग वाटर इंजन भी बना सकते थे यार। बॉइलिंग वाटर इंजन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, वो भी बॉइलिंग वाटर भी, उस पर तो कम फ्यूल लगना था। बट बॉइलिंग वाटर इंजन इसलिए बना पाए क्योंकि उससे पिस्टन उतने तेज़ी से रन नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है जितनी एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम होता है उसके अंदर होती है। स्टीम इज हैविंग मोर एनर्जी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि वो लेटेंट हीट ने क्या किया, उसने वो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड तोड़े, जिसके कारण से वो फिर लिक्विड से गैस बनी। यही चीज़ सॉलिड में भी होती है। सॉलिड के टाइम पे भी अगर ये आइस होते तो आइस का अगर ये मॉलिक्यूल लेते, अगर वाटर की जगह आइस ले लेते मान लो, तो आइस भी तो पिघल रही है ना भाई। आइस क्या है? सॉलिड है। सॉलिड में ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पास पास है मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की, कमरे की हीट या आपने गर्म किया उसको, तो बॉन्ड टूटा या वीक पड़ गया, तो वो सॉलिड से लिक्विड में आ गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था, स्टेट चेंज हो रही थी, तब टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही था उसका, आइस का, करेक्ट। तो ये था कॉन्सेप्ट प्रॉपर लेटेंट हीट का, कि लेटेंट हीट को छुपी हीट क्यों बोलते हैं। तो प्लीज़ पॉज डाउन और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।